तो जब ये एनर्जी अपना फॉर्म चेंज करती है तो वर्क होता है। वेरी गुड, ठीक है। एनर्जी अपना फॉर्म चेंज करते टाइम जो कुछ भी होता है उसी को हम बोलते हैं एज ए वर्क डन। तो कल हमने उसको डिफाइन भी किया था इन वेरियस वेज। एक ही डेफिनेशन ही फिरून फिरून अपन सांगितली होती। क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में एक्ट नहीं हो रहा है तो हमने डिफाइन किया था कि फोर्स इनटू कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग फोर्स, या फिर दूसरी डेफिनेशन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट। तीसरी डेफिनेशन डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अरे आठवतंय का? एंड लास्ट डेफिनेशन थी प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एंड कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। ठीक है, सो राइट डाउन, कैलकुलेट द एंगल between force and displacement. Calculate the angle between force and displacement if a force of 10 Newton while displacing a body by 2 meter displacing a body by 2 meter, work is done 10 जूल। कितना वर्क हो रहा है? और 10 जूल ऑफ वर्क इज डन। करो एंगल कैलकुलेट, थीटा 60 डिग्री। कैसे? W इक्वल्स टू क्या होता है? एफ एस कॉस ऑफ थीटा। तो कॉस थीटा बनेगा W अपॉन एफ इंटू एस। डब्ल्यू कितना है? 10, एफ एस कितना है? 20, एंड कॉस का कौन सा एंगल 1/2 होता है? 60 डिग्री। तो एंगल बनेगा 60 डिग्री। नेक्स्ट, इफ अ फोर्स ऑफ a force of 2i cap minus j cap plus 5k cap if a force of 2i cap minus j cap plus 5k cap displaces a body from 112 to 44 minus 1, 112 to 44 minus 1, then work done in the process is minus 12 जूल। वेरी गुड, ठीक है। देखो क्या हो रहा है कि हमें दो पोजीशन दी है। ये बनती है फर्स्ट पोजीशन दैट इज r1 वेक्टर, ये बनती है सेकंड पोजीशन मतलब r2 वेक्टर। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 112 है मतलब i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, एंड इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम r2 वेक्टर को एज 4i कैप प्लस 4j कैप माइनस ऑफ k कैप। फोर्स वेक्टर हमारे पास है, हमें डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, तो ये बनेगा r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। तो 4 माइनस 1 3i कैप, 4 माइनस 1 3j कैप, माइनस 1 माइनस 2, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये फोर्स हो गया। और वर्क डन मतलब क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो इनका डॉट प्रोडक्ट करना है। डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है? आई कैप का आई कैप के साथ, तो 3 इंटू 2 प्लस 3 इंटू माइनस 1 देन प्लस 5 इंटू माइनस 3 माइनस ऑफ 15। तो कितना हो रहा है वर्क? माइनस ऑफ 12 जूल। ठीक है, इस तरह से हमने वर्क को डिफाइन किया था। उसके बाद में सिंपल बातें रिलेटेड टू वर्क डिस्कस की थी, जैसे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। अगर फोर्स कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, मतलब फोर्स अगर चेंज होता है, तो उस केस में अगर हमें वर्क कैलकुलेट करना है तो हमारे पास दो मेथड होती है। एक है ग्राफिकल मेथड, एंड अगर ग्राफ में हमें फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड किए जिसमें y के अलोंग फोर्स है
एंड x के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट है, एंड हमें बोला है कि ये जो ग्राफ का नेचर है कुछ इस तरह से है जहां पे x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल्स टू 4 तक बॉडी डिस्प्लेस हो रही है बाय अ वेरिएबल फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। तो उस केस में वर्क डन कैलकुलेट करना है तो हमें क्या करना पड़ता है, एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे कर्व में क्या दिख रहा है, ट्रायंगल, इसका एरिया बनेगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब 40 जूल, ये बनेगा वर्क डन इन द गिवन प्रोसेस। या फिर अगर डेटा नंबर के फॉर्म में, मतलब मैथमेटिकल फॉर्म में दिया है और आपको बोला है कि f इक्वल्स टू है 4 माइनस 3x स्क्वायर, और आपको कैलकुलेट करना है वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग अ बॉडी फ्रॉम 0 टू x इक्वल्स टू 2 मीटर, इस तरह का अगर डेटा दिया है तो हमें क्या करना पड़ेगा, फोर्स के एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो W इज इक्वल्स टू बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ f इंटू डी एक्स, लिमिट होगी फ्रॉम 0 से लेके 2 तक। अब इंटीग्रेट करते टाइम एक ही रूल है, जो भी वेरिएबल होता है उसके पावर में 1 ऐड करना है, उसी से डिवाइड करना है। यहाँ पे सिर्फ 4 है, इसका मतलब ये 4 इंटू एक्स रेस टू 0 है, यानी x की पावर अगर 0 है तो उसमें 1 ऐड करना पड़ेगा, तो ये बनेगा 4 इंटू एक्स माइनस ये 3 इंटू एक्स स्क्वायर है, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, अपॉन 3, तो 3 3 कैंसिल होके ये बनेगा x का क्यूब, लिमिट्स होगी 0 से लेके 2 तक। तो वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए लिमिट पुट करो 4 इंटू 2 माइनस 2 का क्यूब, यानी इन द प्रोसेस वर्क डन कितना हो रहा है, 0। इन द गिवन प्रोसेस वर्क डन कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। ठीक है, उसके बाद में हमने स्प्रिंग रिलेटेड बातें डिस्कस की थी। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स कैलकुलेट करना है तो कितना होता है, 1/2 इंटू के इंटू एक्स का स्क्वायर। ये कब, अगर इक्विलिब्रियम से शुरू हो रही है, मतलब 0 से शुरू हो रही है तो, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट दोनों भी दिए तो क्या करना पड़ेगा, 1/2 के इंटू एक्स फाइनल एक्स ऑफ इनिशियल का स्क्वायर। ठीक है, ये होगा स्प्रिंग का फोर्स और उसका होने वाला वर्क डन। तो ये बातें कल ही डिस्कस हो गई थी। कल कितना होमवर्क बोला था, सॉल्व एग्जांपल्स कितने तक, नाही सॉल्व एक्झाम्पल किती होते, 12 माहित नाही, सोडवलीच नाही तर काय माहित असणार आपल्याला, सोडवले होते कहा तक ते 13 तक, एंड कंसेप्ट एप्लीकेशन 1। उसके बाद में आज का डिस्कशन शुरू करना है हमें न्यू पॉइंट, खूप जास्त अवघड पॉइंट आहे आजचा, है ना, आतापर्यंत झालेल्या सिलेबस मधला सगळ्यात डिफिकल्ट पॉइंट आज आपण डिस्कस करणार आहे, दैट इज अबाउट एनर्जी। क्या होता है एनर्जी का मतलब, राइट डाउन, होय रेट ऑफ डुइंग वर्क ना, ती हे असतं काय, फोर्स, राइट डाउन। एनर्जी, एनर्जी मतलब क्या होता है, एबिलिटी और कैपेसिटी टू डू वर्क। रेट ऑफ डुइंग वर्क पावर असते, एनर्जी क्या होती है, एनर्जी मतलब एबिलिटी और कैपेसिटी टू डू वर्क। देन एनर्जी इज डिनोटेड बाय, असे व्हेरियस फॉर्म असतात बट इन जनरल आपण ई घेतो, कैपिटल ई। एनर्जी इज गिवन बाय, कैलकुलेट कैसे करेंगे, फिर से कौन सी टाइप की एनर्जी, उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला चेंज होगा, यामुळे आपण एक कुठला फॉर्मूला घेणार नाही। ठीक है, देन यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल, राइट डाउन, एस आई यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल। सीजीएस यूनिट होगा और 1 जूल इक्वल्स टू एंड 1 अर्ग इक्वल्स टू, लिहा है मला नका सांगू, लिहा, एस आई यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल, सीजीएस यूनिट इज अर्ग, 1 जूल इक्वल्स टू 10 to the power 7 अर्ग एंड 1 अर्ग इक्वल्स टू 10 to the power -7 जूल। हो गया। देन अदर यूनिट्स ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हे एनर्जीचं यूनिट आहे का, माहिती आहे ना, कहाँ पे यूज होता है, इन न्यूक्लियर फिजिक्स। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और कितना होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब -19 जूल। उसके बाद में क्या ये kWh, किलोवॅट आवर, अगेन यूनिट ऑफ एनर्जी। कहाँ पे होता है ये, घरामध्ये मीटर असतं, वो यूनिट काउंट करता है, तो एक यूनिट मतलब 1 किलोवॅट आवर, और इसका मतलब कितना होता है 3.6 इंटू 10 to the power 6 जूल। तो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब क्या होगा,
1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल. ठीक आहे. हे आता मेकॅनिक्समध्ये लागणार नाही, बट रिमेनिंग टॉपिक में न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ते टाइम जैसे कि इलेक्ट्रॉन फोटोन होगा तो वहाँ पे हर बार हमें एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही दी जाएगी, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए यूज होगा. 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल. डायमेंशंस फॉर एनर्जी m1L2 T-2. एनर्जी स्केलर या वेक्टर है? एनर्जी इज ए वेक्टर या स्केलर? स्केलर क्वांटिटी. राइट डाउन. एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी. तो इसकी डायरेक्शन कहाँ पे होगी? बर डायरेक्शनच नसणार. नेक्स्ट पॉइंट, टाइप्स ऑफ एनर्जी. एनर्जी के टाइप्स. एनर्जीचे टाइप्स असतात का? ते कशावरून डिसाइड होता? वो डिसाइड होते हैं कि एनर्जी की डेफिनेशन होती है एबिलिटी टू डू वर्क. तो कौन से टाइप का वर्क एनर्जी कर सकती है उसके अकॉर्डिंग एनर्जी के टाइप्स आते हैं. जैसे कि नंबर 1 मैकेनिकल एनर्जी. मैकेनिकल एनर्जी मतलब ऐसी एनर्जी जिसमें मैकेनिक्स रिलेटेड वर्क होता है. अब मैकेनिक्स रिलेटेड वर्क क्या होता है? बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होता है, नहीं तो बॉडी को वेलोसिटी मिलती है, नहीं तो एक्सेलरेशन होता है. ठीक है. तो मैकेनिकल एनर्जी में दो टाइप की एनर्जी आएगी, एक काइनेटिक, दूसरा पोटेंशियल. ब्रैकेट में लिखो काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. इन दोनों एनर्जी को कंबाइनली बोला जाता है एज ए मैकेनिकल एनर्जी. नेक्स्ट नंबर 2 आता सांगा. केमिकल एनर्जी. वेरी गुड. राइट डाउन. केमिकल एनर्जी. केमिकल एनर्जी कहाँ पे होती है? एग्जाम्पल उसका काल बघितलं होतं, कोल. स्टोर्ड केमिकल एनर्जी. बर वेरी गुड. नेक्स्ट केमिकल हो गई, मैकेनिकल हो गई. और लाइट एनर्जी. लाइट एनर्जी कहाँ पे होती है? लाइट में होती है. नेक्स्ट साउंड एनर्जी. असते का साउंड एनर्जी? देन हीट एनर्जी. कहाँ पे होती हीट एनर्जी? तर म्हणू नका लाईट मध्ये असते म्हणून. हीट एनर्जी. नेक्स्ट हो इलेक्ट्रिक एनर्जी. लाइट एनर्जी म्हणजे सोलर एनर्जी बेटा. इलेक्ट्रिक एनर्जी. नेक्स्ट मैग्नेटिक एनर्जी. नेक्स्ट न्यूक्लियर एनर्जी. 7-8 झाले का? सफिशिएंट है. ठीक है. ऐसे वेरियस टाइप्स के मतलब वेरियस टाइप्स की एनर्जी होती है. उसके बाद में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में तेच कालचं लिहून टाकायचं. एनर्जी नेदर बी क्रिएटेड nor be destroyed but it can be only converted from one form to another form. Hence total amount of energy remains constant. हाँ कंजर्व होना किंवा कॉन्स्टंट होना. ठीक है. रिमेन्स कॉन्स्टंट और रिमेन्स कंजर्व. एनर्जी ना क्रिएट होती है ना डिस्ट्रॉय होती है, वो ऑलवेज क्या होती है? कॉन्स्टंट होती है. ठीक आहे. हीच आपली मेकॅनिक्सची कन्सेप्ट आहे आणि यावरच आपण कंप्लीट मेकॅनिक्स स्टडी करतो. बट या रिलेटेड अपन एनएलएम मध्ये पण डिस्कशन केलं होतं कि जो हम मैकेनिक्स पढ़ते वो न्यूटोनियन मैकेनिक्स है और उसमें ये एनर्जी कंजर्वेशन देन इनर्शिया की कंसेप्ट रिलेटेड थ्योरी को ही हम मतलब बेसिकली कंसीडर करते हैं. लेकिन जब से आइंस्टाइन आया था, आइंस्टाइन ने इस थ्योरी की बेसिक कंसेप्ट को ही हिला दिया था. जैसे मास के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे. मास मतलब क्या होता है? एनएलएम में देखा था, जो कांस्टेंट होता है, कभी चेंज नहीं होता है. फिर उसको रेस्ट में रखो या फिर मोशन में सेट करो. लेकिन आइंस्टाइन की थ्योरी क्या बोलती है कि मास अगर मोशन में सेट हो गया तो वो वैरी होता है. किस रिलेशन के अकॉर्डिंग? m डैश इक्वल्स टू m0 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस v बाई सी का. वैसे कुछ बात आइंस्टाइन ने एनर्जी के रिलेटेड भी बोली की म्हणायला एनर्जी आपण क्रिएट पण करू शकत नाही, डिस्ट्रॉय पण करू शकत नाही. बट प्रैक्टिकल सिचुएशन ये है कि आइंस्टाइन ने जब E इक्वल टू m इंटू सी का स्क्वायर एक्सप्लेन किया था, तब उसने प्रूव किया था कि हम एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं. एनर्जी कैन बी क्रिएटेड, मतलब बेसिक एनर्जी कंजर्वेशन का जो लॉ था उसको ही वायोलेट कर दिया था. ठीक है. एंड इसी E इक्वल टू एम सी स्क्वायर के ऊपर जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है उनका मैकेनिज्म समझ में आता है. ठीक है. एंड ये न्यूक्लियर रिएक्शन के ऊपर वर्क करने वाले एटम बॉम्ब एंड हाइड्रोजन बॉम्ब होते हैं. इनमें भी क्या होता है? एनर्जी क्रिएट होती है. कळतं ना? एटम बॉम्ब हाइड्रोजन बॉम्ब में भी क्या होता है? एनर्जी क्रिएट होती है. तो ये एनर्जी का आई कहाँ से?
पहिले तर कोई स्टोर्ड फॉर्म में एनर्जी थी नाही, त्यामुळे आइन्स्टाईनची कन्सेप्ट आपण ऍडजस्ट करून घेण्यासाठी असंही म्हणतो मास इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी. कळालं ना? अगोदर आपण असं म्हणत नव्हतो, बट आइन्स्टाईननी घोळ घातल्यामुळे आपल्याला थोडंसं ऍडजस्टमेंट करावे लागले आणि आपण मग मास रिलेटेड अजून एक डेफिनेशन तिथे ऍड करायला लागलो की मास इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी. तो अगर मास को डिस्ट्रॉय कर देंगे, डिस्ट्रक्ट करेंगे, तो उसका कन्वर्जन किस में होता है? एनर्जी में होता है, विच इज गिवन बाय E इक्वल टू m इंटू सी का स्क्वायर. ठीक है, एंड उससे रिलेटेड हमें न्यूक्लियर फिजिक्स में डिस्कशन करना है. पहले भी हमने फंडामेंटल फोर्सेस के टाइम में भी देखा था कि न्यूक्लियस के अंदर सारे प्रोटॉन कंबाइनली कैसे रहते हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है न्यूक्लियर एनर्जी. और न्यूक्लियर एनर्जी आती कहाँ से है? तो थ्योरेटिकल मास एंड प्रैक्टिकल मास ऑफ द न्यूक्लियस सेम नहीं होता है, मतलब वहां पे मास का क्या होता है? डिस्ट्रक्शन होता है, एंड ये डिस्ट्रक्टेड मास कन्वर्ट होता है एनर्जी में. कौन सी एनर्जी? न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी में, विच इज गिवन बाय E इक्वल टू m इंटू सी का स्क्वायर. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको बोला है कि एक मास है, कितना मास है? AMU. AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट. क्या होता है ये? कितना होता है? 1/12 ऑफ न्यूट्रल C12 कार्बन एटम, मतलब 1.66 या फिर 1.67 इंटू -27 kg. इस नंबर को हम बोलते हैं एज ए 1 AMU, क्योंकि जब न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे तो मास डिस्ट्रक्शन किलो किलो मध्ये होणार नाही. कशामध्ये होणार? AMU मध्ये होणार. मग आपण डिसाइड केले की AMU की व्हॅल्यू कितनी है? 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27 kg. तो एक AMU को अगर हमने डिस्ट्रॉय कर दिया तो उसके डिस्ट्रक्शन से कितनी एनर्जी जनरेट होती है? करो कैलकुलेट. हा फॉर्मूला है E इक्वल्स टू mc स्क्वायर. कितना मास डिस्ट्रॉय कर रहे हैं हम? 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27 kg. तो हमें E कैलकुलेट करना है. तो क्या बनेगा? E 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27 इंटू सी का स्क्वायर, मतलब 3 इंटू 10 टू द पावर 8 का स्क्वायर. कितना होगा? 16. ये मिलेगा आंसर जूल में. लेकिन अगर सेम आंसर मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 से डिवाइड करना पड़ेगा. ठीक है, तो ये 1.6 कैंसिल हो जाएंगे. अगर एग्जैक्ट लेंगे तो ये आंसर आता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. मेगा मतलब कैपिटल M मतलब 10 टू द पावर 6, जैसे किलो मतलब 3 होता है. तो ये आता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इतनी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट कर सकता है अगर AMU एटॉमिक मास यूनिट ये अगर डिस्ट्रक्ट हो गया तो. मतलब एक कंजर्वेशन रिलेटेड वायोलेशन का पॉइंट यहाँ पे आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया था. एंड जिससे रिलेटेड और एक कंसेप्ट है, एक एनिहिलेशन एंड दूसरा पेयर प्रोडक्शन. क्या होता है इसमें? अभी फिर से इसमें बस इंट्रोडक्शन है, आगे हम एटॉमिक फिजिक्स में पढ़ेंगे तो एक्चुअल डिस्कशन करेंगे कि बेसिकली रेडियो एक्टिविटी में, उस दिन भी बोला था कि क्या होता है रेडियो एक्टिविटी में, अल्फा बीटा एंड गामा पार्टिकल्स इमिट होते हैं. उसमें बीटा का मतलब होता है पॉझिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन इमिटेड बाय द न्यूक्लियस. बट न्यूक्लियस मध्ये आपल्या थेरीच्या अकॉर्डिंग कोण असतं? फक्त प्रोटॉन एंड. आणि बीटा पार्टिकल का इमिशन मतलब होता है पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन इमिटेड बाय द न्यूक्लियस. तो न्यूक्लियस के अंदर ना पॉजिट्रॉन होता है ना इलेक्ट्रॉन होता है. पॉजिट्रॉन काय असतं? आता ऐकलंय का पॉजिट्रॉन काय? ऐकलंय फक्त, आहे की नाही? माहिती पण सांगता येत नाही. सांग. बरोबर आहे. नाही, पॉजिट्रॉन म्हणजे असतं काय? हो का? बर, सगळे इलेक्ट्रॉन कुठे जातात? पॉजिट्रॉन म्हणजे काय? इट इज एन एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉनचा तो काय? एंटी पार्टिकल है. एंटी पार्टिकल मतलब क्या? उसका मास सेम एज दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, बस चार्ज कितना है? इलेक्ट्रॉन इतना ही है, बस पॉजिटिव है. उसको बोला जाता है एज ए पॉजिट्रॉन. कार्ल एंडरसन 1929. नहीं माहिती, द्या सोडून. ठीक है, तो ये एनिहिलेशन में क्या होता है? एनिहिलेशन में कि एक पॉजिट्रॉन एंड एक इलेक्ट्रॉन कंबाइन होते हैं. आता इलेक्ट्रॉन म्हणजे आपलाच इलेक्ट्रॉन जिसके पास मास है. कितना मास है? 9.1 इंटू 10 रेज़ टू पावर -31 kg. एंड चार्ज है, कितना चार्ज है? 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -19 कूलम. पॉजिट्रॉन के पास भी मास है. कितना है? सेम है एज दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन. कितना है? 10 टू द पावर -31 kg. इसके पास भी चार्ज है. कितना है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19. अगर ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे तो ये क्या करते हैं?
एनर्जी को इमिट करते हैं। गामा, गामा मतलब कौन है? रेडिएशन, रेडिएशन मतलब हाई एनर्जी फोटॉन्स, मतलब यहाँ पे पार्टिकल डिस्ट्रक्ट हो गए एंड एनर्जी क्रिएट हो गई। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें मैटर का एंड एनर्जी का जो रिलेशन था वो देखने को मिला था और समझ में आया था, ठीक है। मतलब मैटर को डिस्ट्रक्ट करके हम डायरेक्ट यहाँ पे एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। बट यहाँ पे होता क्या है कि मोमेंटम कंजर्व करने के लिए एक पुढं आणि एक पाठीमागं ऐसे दो गामा पार्टिकल्स ये इमिट करता है एंड ये दोनों की ईच ऑफ एनर्जी होती है अराउंड 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड उसी तरह से पेयर प्रोडक्शन होता है कि अगर एक हाई एनर्जेटिक गामा न्यूक्लियस, एकदम हेवी न्यूक्लियस, उसके साथ अगर बम्बार्डमेंट हो रही है तो ये क्या करता है, फिर से एक पॉजिट्रॉन को एंड एक इलेक्ट्रॉन को जन्म देता है, ठीक है। कंडीशन है इसकी एनर्जी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन से ग्रेटर चाहिए। हा मेकॅनिक्सचा पार्ट नाही आहे, फक्त ते आइन्स्टाईनचा घोळ मिटवण्यासाठी आपण कन्सिडर केलेला, ठीक आहे। चला घ्या लिहून। E इक्वल टू MC स्क्वायर लिहिलं होतं का? तेच उसके एग्जाम्पल ही है, कन्वर्जन ऑफ मैटर इनटू एनर्जी एंड एनर्जी का मैटर में। एंड ये एक्सेप्शन छोड़ देंगे तो ऑलवेज क्या होता है, एनर्जी ऑलवेज कंजर्व होती है, कांस्टेंट होती है। नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी मतलब, अरे बर, excellent, very good, write down ability to do work, ability to do work by virtue of its motion, ability to do work by virtue of its motion is called as kinetic energy। मतलब मोशन की वजह से बॉडी जो वर्क कर सकती है इसको बोला जाता है एज ए काइनेटिक एनर्जी। एबिलिटी टू डू वर्क बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड एज काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी डिनोटेड बाय काइनेटिक एनर्जी गिवन बाय हाफ ऑफ m इंटू v का स्क्वायर, वेयर m इज द मास, v इज द वेलोसिटी, ठीक है, का स्पीड, v इज द वेलोसिटी और स्पीड। अरे काइनेटिक एनर्जी स्केलर है ना, मग v काय असेल, स्पीड असेल का वेलोसिटी? काइनेटिक एनर्जी स्केलर आहे की नाही, मास तर स्केलर आहे ते तर माहिती आहे, मग वेलोसिटी स्केलरच पाहिजे ना। वेलोसिटी वेक्टर असल्यावर काइनेटिक एनर्जी स्केलर कशी होईल? देखो वेक्टर 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 मल्टीप्लाइड विथ स्केलर इज ऑलवेज वेक्टर, वेक्टर मल्टीप्लाइड विथ स्केलर इज ऑलवेज वेक्टर, वेक्टर मल्टीप्लाइड विथ स्केलर इज ऑलवेज वेक्टर। तो काइनेटिक एनर्जी में जो v है वो लिया, m इज मास, v इज वेलोसिटी म्हटलं तर वेक्टर होईल ना, परत काइनेटिक एनर्जी वेक्टर आहे का, स्केलर आहे ना, मग स्क्वेअर असल्यामुळे काय होतं, हो का, डायरेक्शनचा स्क्वेअर करतो का आपण काही पण, ते नंबर असल्यावर होतं, निगेटिव्ह नंबर का स्क्वेअर पॉझिटिव्ह, डायरेक्शन मध्ये कुठं होतं, राइट ऑन, v इज द वेलोसिटी। का बरं सांग? क्योंकि एक्चुअल इसका फॉर्म ये होता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ ऑफ m इंटू v वेक्टर डॉट v वेक्टर। वेक्टर वेक्टर स्केलर होतं कधी, जर डॉट प्रोडक्ट असेल तर, ठीक है। इसलिए ये v मतलब कौन है, वेलोसिटी। देन बाकी सेम सेम है, काइनेटिक एनर्जी का यूनिट जूल, डायमेंशंस L2m1 T-2, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। एंड स्टार मार्क करके लिखो कि काइनेटिक एनर्जी नेवर भी निगेटिव, कभी भी निगेटिव नहीं होगी। वाई? वाई? एक तो v का स्क्वायर कर रहे हैं, मतलब निगेटिव नंबर आएगा तो भी उसका स्क्वायर पॉझिटिव्ह ही रहेगा। एंड m इज मास, निगेटिव्ह मास आपण इमेजिन तर करतो बट आपल्याला सापडला पण नाही, आपण डिफाइन पण करत नाही, ठीक है। इसलिए काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ऑलवेज पॉजिटिव भी होगी, ठीक है। देखो आपको बोला है कि एक बॉडी है
जिसके ऊपर हमने F इतना फोर्स अप्लाई किया है, और फोर्स अप्लाई करने से बॉडी का क्या हो रहा है, S इतना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो उस केस में हमने जो वर्क डन किया है वो कितना मिलेगा, F इंटू एस। बट F का मतलब क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू एस। बट इनिशियली बॉडी अगर रेस्ट में थी एंड थोड़ी देर बाद बॉडी की वेलोसिटी अगर v हो गई, तो यहाँ पे हम काइनेमेटिकल इक्वेशन अगर अप्लाई करेंगे, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो यस इक्वल्स टू क्या मिल रहा है हमें, वी स्क्वायर अपॉन 2a, कारण ये u 0 है, तो यही यस अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो वर्क डन कितना होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू वी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन कट। तो इस प्रोसेस में हमने जो वर्क डन किया था वो बना हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, लेकिन ये हर बार स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी बनती है हाफ ऑफ एम इंटू वी का स्क्वायर। राइट डाउन नेक्स्ट रीडिंग, काइनेटिक एनर्जी बाय कांस्टेंट फोर्स, काइनेटिक एनर्जी बाय कांस्टेंट फोर्स। हे कसा आलं ते, काइनेटिक एनर्जी कैसे डिराइव होता है, क्या डिराइव होता है, ठीक है। अब ये यूनिफॉर्म फोर्स था, इसके सिमिलर हम वेरिएबल फोर्स से भी डिराइव कर सकते हैं, तुम्हाला ते लिहायचं नाही, फक्त बघून घ्या बोर्डवर। अगर वेरिएबल फोर्स यहाँ पे वर्क कर रहा है तो ये बनेगा F इंटू एस इक्वल्स टू क्या होगा, M इंटू ए इंटू एस। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, इसका मतलब ये F इंटू एस बनेगा M इंटू dv का मतलब वेलोसिटी, सॉरी dv एज इट इज इंटू dts के साथ लिखेंगे तो ये बनेगा ds बाय dt। अब यहाँ पे छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं हम F इंटू ds, तो इक्वल्स टू बनेगा m इंटू v इंटू dv बाय dt, असं का, कारण ds बाय dt ला आपण वेलोसिटी म्हणतो। अगर दोनों साइड में इंटीग्रेट कर दिया तो इसका इंटीग्रेशन बनेगा वर्क डन, इसका इंटीग्रेशन करते टाइम m कॉमन बाहर आएगा, ये v स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा, मतलब फिर से क्या मिल रहा है, हाफ ऑफ m इंटू वी स्क्वायर, म्हणजे ये वर्क डन स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये कॉन्स्टेंट फोर, ये वेरिएबल फोर्स से है, लेकिन ये डेरिवेशन आपल्याला काही कामाची नाही, माहिती आपल्याला काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या होता है, हाफ ऑफ m इंटू वी स्क्वायर। नाउ राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट, रिलेशन बिटवीन linear momentum and kinetic energy, relation between linear momentum and kinetic energy, relation between linear momentum and kinetic energy। देखो काइनेटिक एनर्जी का बेसिक फॉर्मूला है 1/2 इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। अगर हम इसको m बाई एम से मल्टीप्लाई करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या होगा, m इंटू एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ m। बट ये जो प्रोडक्ट है मास इंटू वेलोसिटी का, याला आपण मागच्या टॉपिक मध्ये सुरुवातीला लिनियर मोमेंटम म्हटलोय, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या बनेगा, पी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ m। m इंटू वी मतलब p है, इनका स्क्वायर था तो p का भी स्क्वायर। ये आ गया रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम, इसका मतलब p बनेगा रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ m इंटू काइनेटिक एनर्जी, किंवा याला फक्त e म्हटलं तरी चालेल। ये दोनों भी रिलेशन है बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। p इक्वल्स टू रूट ऑफ 2me। Calculate the ratio of linear momentum of, calculate the ratio of linear momentum of two bodies having masses 16 kg and 4 kg moving with same kinetic energy। 16 kg and 4 kg moving with same kinetic energy। लीनियर मोमेंटम का रेशियो चाहिए अगर उनकी काइनेटिक एनर्जी सेम है तो। वन बाय टू का 2/1, 16 kg एंड 4 kg बोला है ना,
तो देखो क्या होता है, P इक्वल टू है रूट ऑफ 2me। अभी हमें P1 इक्वल्स टू अगर कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, रूट ऑफ 2 इंटू मास दिया है 16 इंटू एनर्जी सेम बोला है उसको E रखेंगे, डिवाइडेड बाय P2 इक्वल्स टू क्या होगा, रूट ऑफ ये 2 एज इट इज, दूसरा मास 4 बोला है इंटू एनर्जी सेम बोला है सेम रहेगा, तो 2 2 E कैंसल, रूट ऑफ 16 मतलब 4, रूट ऑफ 4 मतलब 2, तो रेशियो आ रहा है 2/1। नेक्स्ट, if momentum of a body is increased by 50%, then increase in kinetic energy will be, मोमेंटम इंक्रीज हो रहा है बाय किती परसेंट, 50%, और हमें निकालना है परसेंटेज इंक्रीज इन कायनेटिक एनर्जी। आता क्वेश्चन सोडवणे अगोदर बघा, जो इनिशियल मोमेंटम बॉडी का दिया होता है उसको हम ऑलवेज 100% लेते हैं। 100% का मतलब होता है 100/100, यानी ये आता है 1, म्हणजे इनिशियल मोमेंटम जो होगा बॉडी का हम उसको कितना लेंगे, 100% लेंगे ऑफ पी, कळतंय का, क्योंकि 100% मतलब 1 ही आएगा, 1 इंटू पी म्हणजे पीच झालं, हे इनिशियल मोमेंटम है। बाद में बोला है इंक्रीज्ड बाय कितना, अभी 50% से बढ़ गया, मतलब पहले अगर 100 था अब कितना हो जाएगा, यानी कि फाइनल मोमेंटम हो गया 150% ऑफ पी, बट 100% पी का मतलब पी है, 150% का मतलब 150/100, मतलब ये कितना होगा 1.5 टाइम्स ऑफ पी है, और हमें कैलकुलेट करना है परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी है। तो परसेंटेज इंक्रीज हर बार कैलकुलेट करने के लिए एक ही फॉर्मूला होता है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। जसं पवन घरून येताना पवनकडे पहिले 50 रुपये होते आणि त्याला अजून 20 रुपये सापडले, तर परसेंटेज इंक्रीज किती झाले, आपण काय करणार, 50 प्लस 20 म्हणजे 70, इनिशियल कितना आहे 50 अपॉन 50 इंटू 100 किती येतो, नाही कळालं। पवन घरून येत होता, त्याच्याकडे 50 रुपये होते, त्याला 20 रुपये सापडले, तर त्याच्याकडे असणाऱ्या पैशामध्ये परसेंटेज हाईक किती झाला, रेज किती झाले, इंक्रीज किती झाले, फाइनल कितने हो गए 50 + 20 70, माइनस इनिशियल कितना है 50 अपॉन इनिशियल इंटू 100, 100/2 100/50 2, 70 - 50 20, 20 इंटू 2 40, कळालं ना, नाही कळालं, असं परसेंटेज काढतो आपण, इथं पण तेच करायचं आहे। तो परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अपॉन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इंटू 100। अभी फाइनल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए मोमेंटम के फॉर्म में डेटा दिया है, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे p²/2m वाला। तो यहाँ पे फाइनल मोमेंटम कितना है 1.5, तो हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा 1.5 इंटू पी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। p प्लस क्या म्हणायचं मला कळत नाही तुला, नहीं ठीक, कैंसिल। इनिशियल कितना है p, तो ये बनेगा p²/2m, एंड इनिशियल कितना है p²/2m इंटू 100। हे कळलं का आपण काय केलं, फक्त हा फॉर्म्युला आहे, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100, फाइनल मोमेंटम 1.5 p था, इसको पुट कर दिया, और सिंप्लीफाई करते टाइम हम क्या करेंगे, ये p²/2m दोनों तरफ है तो उनको कॉमन लेंगे, तो कॉमन लेने के बाद ये p²/2m इसको छोड़ के ब्रैकेट में क्या बचा 1.5 का स्क्वायर 2.25 माइनस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन कौन है p²/2m इंटू, तो p²/2m कैंसल, 2.25 माइनस 1 1.25 इंटू 100, तो परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया 125%। नेक्स्ट लिहून घेता बर,
नेक्स्ट इफ, ठीक आहे, स्पेस सोडा आणि पुढचा क्वेश्चन लिहा, हे नंतर लिहून घ्या, रप नाही करत मी. इफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी is decreased by, momentum of the body is decreased by 25%, momentum of the body is decreased by 25%, then percentage decrease in kinetic energy will be, percentage decrease in the kinetic energy will be. अभी डिक्रीज बोला है, कितना बोला है, डिक्रीजेस बाय 25%. इसका मतलब क्या होगा कि जो इनिशियल मोमेंटम था पी आई, उसको हम 100% लेते हैं, मतलब वो पी होगा, लेकिन जो फाइनल मोमेंटम होगा डिक्रीजेस बाय 25 होगा, मतलब कितना परसेंट बचा, 75%. 75% का मतलब क्या होगा, वेरी गुड, 75 अपॉन 100, मतलब ये बना 0.7 टाइम्स ऑफ 75 टाइम्स ऑफ पी. क्लियर आहे. आता ही स्टेप बाय स्टेप आपण केलं होतं, आपल्याला माहिती फायनली काय होणार आहे, परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी में पी स्क्वायर बाय 2m, पी स्क्वायर बाय 2m कैंसिल ही होने वाला है. जो फाइनल मोमेंटम में पी के साथ नंबर आ रहा है, कितना है, 0.75, हमें इसका करना पड़ेगा स्क्वायर, माइनस 1 स्क्वायर अपॉन 1, इसका भी स्क्वायर इंटू 100, यही फॉर्म बचता है. कल तक आपण काय केलं, या 2-3 स्टेप कामाच्या नव्हत्या त्या स्किप केल्या. तो अभी 0.75 है, इसका स्क्वायर करना है, कितना होगा, 0.5625 माइनस 1 है इंटू 100, इनकी करो सब्ट्रैक्शन, कितना होगा, इसको 5-6 तक लिखो, बाकी का छोड़ो. हे कळलं का, पण स्क्वेअर कसा आला, डायरेक्ट 75 इंटू 75 मल्टीप्लाई करायचं. इनका सब्ट्रैक्शन कितना आता है, माइनस ऑफ 0.44 इंटू 100 है, मतलब कितना आ रहा है, माइनस ऑफ 44%. माइनस ऑफ 44% का मतलब क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज हो रही है. तो परसेंटेज डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा, 44%. वन मोर, इफ मोमेंटम इज इंक्रीज्ड बाय 100%, increased by 100%, then percentage increase in kinetic energy will be, increased by 100%, मतलब फाइनल मोमेंटम कितना होगा, 2p, इनिशियल कितना होगा, p, मतलब क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 1 3, 3 इंटू 100 मतलब 300%. दॅट विल बी द पर्सेंटेज इंक्रीज इन कायनेटिक एनर्जी. होतील सॉल्व मग आता पर्सेंटेजचे क्वेश्चन. ठीक है, अभी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वर्क एनर्जी थ्योरम. वर्क एनर्जी थ्योरम हा वर्क पॉवर एनर्जी आहे. या कंप्लीट टॉपिक मध्ये दोनच कॉन्सेप्ट इंपॉर्टंट आहे, एक वर्क एनर्जी थ्योरम आणि दुसरा कोलिजन. बाकी फक्त आहे म्हणून फॉर्मॅलिटी स्टडी करावं लागतं. कायनेटिक एनर्जी इज डिफाइंड ॲज ॲबिलिटी टू डू वर्क, कायनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय हाफ ऑफ mv स्क्वेअर. हे लहानपणापासून माहिती आहे आपल्याला. ठीक है, चलो वर्क एनर्जी थ्योरम. क्या होता है वर्क एनर्जी थ्योरम, जो वर्क करेंगे वो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है. दिस थ्योरम इज कॉल्ड एज वर्क एनर्जी थ्योरम. बट ये हमें अप्लाई करना है स्पेसिफिकली फॉर काइनेटिक एनर्जी. राइट डाउन, वर्क डन ऑन ए सिस्टम बाय ऑल फोर्सेस. याला अंडरलाइन करा, ऑल फोर्सेस. वर्क डन, very good, work done on a system by all forces work done by all forces on a system is always equal to change in kinetic energy, always equals to change in kinetic energy of the system. चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम. मतलब फोर्सेस जितना भी वर्क डन करेंगे, यानी W बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल्स टू ऑलवेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. इसको बोला जाता है एज ए वर्क एनर्जी थ्योरम. वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यानी
हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ एम यू स्क्वायर, ये होता है वर्क एनर्जी थ्योरम। बट कंडीशन क्या है इसमें, ऑल फोर्सेस कंसिडर करने पड़ते हैं, ठीक है, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। काय संगम चालतं ना, हे संध्याकाळी घेऊ, आता इंट्रोड्यूस करताना स्टेप बाय स्टेप सगळं। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल्स टू के फाइनल माइनस के इनिशियल, ऐसे ही चलते बेटा। नेक्स्ट, अभी इसका प्रूफ, काइनेमेटिकल इक्वेशन होता है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये प्लस यू स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो बनेगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू, थ्रू आउट अगर मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा यम इंटू वी स्क्वायर माइनस यम इंटू यू स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एम ए इंटू एस। बट अगर यहाँ पे थ्रू आउट 2 से डिवाइड किया तो ये बनेगा हाफ ऑफ माइनस हाफ ऑफ, ये 2 तो कैंसिल हो जाएंगे, एम ए को क्या बोलते हैं हम, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो हो गया वर्क डन इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ एम यू स्क्वायर। यानी वर्क एनर्जी थ्योरम। राइट डाउन नेक्स्ट एग्जांपल, गिरना रे बड़बड़ नहीं, एक सरफेस है हॉरिजॉन्टल और उसके ऊपर हमने एक बॉडी को प्लेस किया है और ये बॉडी इनिशियली मूव हो रही है विथ 2 मीटर पर सेकंड, एंड इन दोनों के बिटवीन हमें बोला है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, म्यू है। तो हमें कैलकुलेट करना है स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना होगा। स्टॉपिंग डिस्टेंस मतलब कितने डिस्टेंस के बाद जाके ये रुक जाएगा, ठीक है। इसको नॉर्मल काइनेमेटिकल इक्वेशन से भी कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर वर्क एनर्जी थ्योरम से भी। हाँ, 4 मीटर, वेरी गुड। कितनी स्टॉपिंग डिस्टेंस, ठीक है, वेलोसिटी को बस u बोलो, u है, और स्टॉपिंग डिस्टेंस d हमें कैलकुलेट करना है। संगम असं नको फेकू बेटा, तू थोडं रिलेटेड असलं बरं वाटतं जरा, डायरेक्ट 4 मीटर, मी घाबरलो नाही याचा आन्सर कुठून काढलं तू, ना म्यू दिलाय ना मास दिलाय, डायरेक्ट 4 मीटर। स्टॉपिंग डिस्टेंस का मतलब क्या होगा, कितनी डिस्टेंस नंतर बॉडी थांबणार है, ठीक है। अभी देखो कंडीशन क्या होगा, हाँ वेरी गुड, रॉन्ग, हाँ 2 u म्हणजे काय, हाँ म्यू जी, वेरी गुड, करेक्ट है। देखो क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी रेस्ट में आएगा मतलब 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे वर्क डन इक्वल्स टू हमें यूज करना पड़ेगा वर्क एनर्जी थ्योरम में, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे वर्क डन कोण कर रहा है, आपण तर फोर्स अप्लायच नाही केला, फोर्स असेल तर वर्क डन होईल का, नहीं, मतलब फोर्स कौन सा होगा, फ्रिक्शनल फोर्स, वेरी गुड। तो वर्क डन बनेगा फ्रिक्शनल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये स्टॉपिंग डिस्टेंस होगा d। अब यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, म्यू इंटू एन, एन मतलब बनेगा mg। तो ये वैल्यूज अगर ऊपर पुट करेंगे तो हमें यहाँ पे वर्क डन मिलता है म्यू इंटू एम इंटू जी इंटू डी। कसं आलं वर्क डन, फ्रिक्शनल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क इंटू डिस्प्लेसमेंट बनता है, सॉरी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बनता है वर्क, तो ये बना म्यू इंटू एम जी इंटू डी। संगम कर देगा, इक्वल टू बॉडी रेस्ट में आ रही है मतलब हाफ एम वी स्क्वायर 0 हो जाएगा। अब ये फ्रिक्शनल फोर्स निगेटिव्ह वर्क कर रहा है, क्यों निगेटिव्ह वर्क कर रहा है, काल बघितलं होतं आपण, डिस्प्लेसमेंट पुढे है आणि फोर्स पाठीमागे है, मतलब ये माइनस होगा, माइनस यहाँ पे कौन है, हाफ ऑफ एम इंटू यू का स्क्वायर। तो इनको सिंप्लीफाई करने के लिए माइनस माइनस कैंसल, एम एम बी कट, हमें डी चाहिए था तो डी बनेगा यू स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ म्यू जी। ये बना स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ द बॉडी। ये कुठं आणलं तू, 1D ने सॉल्व केलं होतं,
ॲक्सलरेशनला म्यूजी घेतलंय. असं नका घ्यायचं. हो हो, नाही नाही, ते एखाद्या वेळेस मॅच होतं, ते इन जनरल नसतं, ते कळाल ना. त्यामुळे थोडंसं अजून इन्व्हेन्शनला वेळ भेटा तुमच्या, थोडंसं बुद्धीला कंट्रोल करा तुमच्या. मी समजू शकतो तुमची फिलिंग. D इक्वल टू यू स्क्वेयर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ म्यू जी. हो गया. तो ये होता है स्टॉपिंग डिस्टेंस. संगम आता छोड़ो. ठीक है, आपको अगर बोला है कि एक बॉडी है इनिशियली मूव हो रही है विथ 4 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको बोला है 0.1 है, एंड बॉडी का मास आपको दिया है 10 kg, तो कितने डिस्टेंस के बाद बॉडी रुक जाएगी? का 8? हाँ, 8 मीटर. वेरी गुड. ठीक है, अगर सेम बॉडी है, सेम रोड है, बट इनिशियली वो ट्रॅव्हल कर रही विथ 8 मीटर पर सेकंड, हा फॉर्म्युला आहे, यात व्हॅल्यू पुट करायच्या. 32 मीटर अलग आता, मतलब D प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वेयर होगा इफ म्यू जी इज कॉन्स्टंट. ठीक आहे. नाही, तू सांगितलं ते मला कळालं का सांगितलं तसं, पण क्वेश्चन इनकम्प्लीट होतं ना तिथं. क्वेश्चन कंप्लीट झाल्याशिवाय आन्सर द्यायचे नाही, कधीच नाही, एक्झाम मध्ये पण नाही, निघलं पण नाही. ठीक आहे, कळतंय का काय केलं आपण बोर्डवर? येस नो? ओके. एक बॉडी है, उसको एक स्ट्रिंग से कनेक्ट किया है, और ये बॉडी का मास आपको बोला है कितना है? 100 kg है. ह्या बॉडीला जर आपण खाली सोडलं, बॉडी 4 मीटरनी डिस्प्लेस झाली आहे, तो आपको बोलना है, कैलकुलेट करना है वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस. ए दिया है आपको 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस. एक तर हे घ्या, नाहीतर V इक्वल्स टू 16 मीटर पर सेकंड बन रही है, हे घ्या. दोन्हीपैकी कुठला पण एक डेटा घ्या, दोन्ही पण आहे. यांनी सोडवा की यांनी सोडवा, यू विल गेट सेम आन्सर. किती? 800. काय? न्यूटन का जूल का मीटर? जूल. 2200. 3200. व्हेरी गुड. 800. 3200 प्लस माइनस काही काहीच नाही. हे बघा, वर्क डन कैलकुलेट करना है किससे? एयर रेजिस्टेंस से. लेकिन एयर रेजिस्टेंस रिलेटेड कुछ भी डेटा हमारे पास नहीं है. एयर रेजिस्टेंस का फोर्स कितना है, एक्सेलरेशन कितना है, हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे. फिर वर्क एनर्जी थ्योरम, तो हमें मालूम है यहाँ पे 2 वर्क होने वाले हैं, क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम में ऑलवेज लेने ऑल टाइप ऑफ वर्क डन. एक वर्क डन करेगा mg, दूसरा वर्क डन करेगा एयर रेजिस्टेंस. इक्वल्स टू क्या होगा? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. अब यहाँ पे वर्क डन बाय mg कितना होगा? 1000, कारण वेट मासच त्याचा 100 kg है, तो वेट नीचे कितना एक्ट होगा? 1000. ठीक है. एंड एयर रेजिस्टेंस कितना वर्क डन कर रहा है हमें मालूम नहीं, तो वो एज इट इज रहेगा. फाइनल वेलोसिटी 0 हो रही है, नहीं, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी. हाँ, वेरी गुड. ये 1000 इंटू 4 है, डिस्प्लेसमेंट लेना पड़ेगा. करेक्ट है. ठीक है. हाफ एम वी स्क्वेयर चाहिए. वी कितना बोला है? 4, तो 4 स्क्वेयर 16/2, 8 इंटू 100 माइनस 0. तो वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस कितना बनेगा? 800 माइनस 4000 मतलब 3200 जूल. लेकिन ये पॉजिटिव आएगा नेगेटिव? इसका मतलब क्या हो रहा है? एयर रेजिस्टेंस अपवर्ड एक्ट हो रहा है. हाँ,
तो एयर रेजिस्टेंस कहाँ पे एक्ट हो रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे हो रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए ये निगेटिव आ रहा है, ठीक है। वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस। नेक्स्ट, कौन बड़बड़ करते, तू बड़बड़ को निकली। नेक्स्ट, एक कॉन्वेयर बेल्ट है, डाउन, इफ a conveyor belt moving with velocity v, कन्व्हेअर बेल्ट गिरणीचा पट्टा दोन चाक असतात, तसा इंडस्ट्रीमध्ये ऑब्जेक्ट इथून दुसरीकडे न्यायला बेल्ट यूज करतात, कन्व्हेअर बेल्ट। एअरपोर्टवर ते आपण तर गेलो नाही कधी, पण ऋषिकेश कोण, ऋषिकेश नाही ते ऋषिकेश काय तिकडं एअरपोर्ट आहे का, इकडे पण आहे ना, ते रोपवे नाही म्हणत मी, काही पागल फेकत असते एअरपोर्टवर, ते चेकिंग करायला ठेवत नाही का त्या बेल्टवर, आपण नाही गेलो पिक्चर मध्ये पाहिलंय कुठला एअरपोर्ट, ऋषिकेशचा एअरपोर्ट, असं नाही, ठीक आहे। हां, कोणी बघितलं असेल तर व्हेरी गुड बेटा, ऋषिकेशला जाण्याची गरज नाही, औरंगाबादला पण आहे, ठीक आहे। हां, इफ अ कॉन्व्हेयर बेल्ट moving with velocity v, moving with velocity v, Lina, on which a block of mass m is placed, okay, moving with velocity v on which a block of mass m is placed, then calculate the distance covered by the block when it attains its maximum speed, when it attains its maximum speed। हे बघा काय, एक बेल्ट है जो v इतनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उसके ऊपर हमने ब्लॉक रख दिया, रखने के बाद ब्लॉक तो रेस्ट में रखा था हमने, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, तो उसके बाद में ब्लॉक क्या करेगा, स्लिप हो जाएगा बेल्ट के ऊपर, समझ में आ रहा है ना। अगर वो स्लिप हो गया तो वो बेल्ट के साथ आगे ही नहीं बढ़ेगा, जहां पे था वहीं पे रहेगा, मतलब ब्लॉक के एंड बेल्ट के बिटवीन क्या हो जाएगा, रिलेटिव मोशन हो जाएगी, एंड इस रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए वहां पे कौन इंड्यूस्ड होगा, फ्रिक्शनल फोर्स, एंड ये फ्रिक्शनल फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा उस ब्लॉक को मोशन में सेट करने के लिए। मतलब इस प्रोसेस में वर्क कौन करेगा, फ्रिक्शनल फोर्स करेगा, मतलब कंडीशन क्या होगी, फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक बनेगा म्यू एम जी, वेयर म्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड बेल्ट, वेरी गुड, ठीक है। और यहाँ पे होने वाला जो वर्क है कितना होगा, वर्क कब तक करना पड़ेगा, जब तक ब्लॉक बेल्ट की वेलोसिटी गेन नहीं करता है तब तक। एक बार उसकी वेलोसिटी गेन कर दी, फिर वो ब्लॉक बेल्ट के वेलोसिटी से ट्रैवल करेगा, मतलब बेल्ट की जो वेलोसिटी थी v, वो बनेगी फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक ऑल्सो, यानी हम यहाँ पे w इज इक्वल्स टू लिखेंगे एफ के इंटू डी, तो ये d क्या बना, d बना डिस्टेंस, जिसके बाद ब्लॉक विल अटेन इट्स फाइनल स्पीड, मतलब इक्वल टू द स्पीड ऑफ द बेल्ट, ठीक है। तो ये वर्क डन हो गया, तो अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल्स टू क्या होगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, इतनी है, हाफ एम वी स्क्वायर, इनिशियली हमने उसको रेस्ट में रखा था, मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो गई 0। तो वर्क डन को हम रिप्लेस करेंगे बाय म्यू इंटू एम इंटू जी इंटू डी, तो यहाँ पे एम एम कट हो जाएगा, और कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो, वी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू इंटू जी, डी इक्वल्स टू बनेगा वी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू म्यू इंटू जी। इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा जब तक वो मैक्सिमम स्पीड अटेन नहीं करता है तब तक।
चलो हो गया. नाउ मॉड्यूल निकालो. आज तरी आणलंय का? चला. स्टार्ट्स फ्रॉम एनर्जी. देऊ नको, अजिबात देऊ नका. एनर्जी. अनिकेत बडबडणे आणलंय का वर्क पॉवर एनर्जी का मॉड्यूल? हाँ एनर्जी. एनर्जी शुरू होती है फ्रॉम पेज नंबर 1.10. वन पॉइंट 10 से इतनी एनर्जी शुरू होती है. यहाँ से लिखने को ये एनर्जी के बाद में थ्योरेटिकल पार्ट तो हो गया था. सॉल्व एग्जांपल्स 17, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 आणि फक्त 29. इतने आज का होमवर्क है. सॉल्व एग्जांपल 16 to 29 एंड कंसेप्ट एप्लीकेशन. ओनली इतना ही होमवर्क है आज फॉर वर्क पावर एंड एनर्जी. लेकिन उसमें से कुछ क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व करने. राइट डाउन दिस क्वेश्चन. इफ a bullet is fired into the wooden plank या फिर into wooden block. A bullet is fired. Recording stopped.